हेलो दोस्तों, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं समसामयिक कलाकारों को। इसी श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर को। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। 7 मई 1861 ईस्वी में इनका जन्म स्थान जोड़ासांको में था, जो कि पश्चिम बंगाल का एक गांव था। जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में स्थित एक गांव का नाम है, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जोड़ासांको में और किसका किसका जन्म हुआ है। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने आपको बताया है जोड़ासांको में किसका किसका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। तत्वबोधिनी नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक थे ये। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के संपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, जिनका क्या नाम था, देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके दादा का नाम द्वारकानाथ टैगोर था। इनके दादा का क्या नाम था, द्वारकानाथ टैगोर। अब आइए देखते हैं इनके भाइयों के नाम। इनके भाइयों में देखें अगर तो इनके एक भाई का नाम ज्योतिन्द्रनाथ ठाकुर था, दूसरे भाई का नाम गिरीन्द्रनाथ ठाकुर था, तीसरे भाई का नाम गुणेन्द्रनाथ ठाकुर था। और आप पढ़ेंगे इनको आगे गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में। ये जो थे गुणेन्द्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर जो है गुणेन्द्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे। इस तरह अगर देखा जाए, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर जो है रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे लगते थे, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के चाचा लगेंगे। रविंद्रनाथ ठाकुर गगनेन्द्रनाथ के चाचा थे। और गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार कहा जाता है। गगनेन्द्रनाथ ठाकुर को भारत में प्रथम घनवादी चित्रकार कहा जाता है, गगनेन्द्रनाथ ठाकुर जी को। देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्धि किस किस रूप में रही है, यानी कि वो किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। वो कवि थे, कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, संगीतकार के रूप में उनकी प्रसिद्धि रही है, अभिनेता के रूप में रही है, और चित्रकार के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि रही है। कवि थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे, अभिनेता भी थे, चित्रकार भी थे। हो सकता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सके ये विचारक भी थे और दार्शनिक भी थे। वहाँ विचारक या दार्शनिक लिख के आ गया, तो आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये विचारक और दार्शनिक भी थे। चित्रकार को हमने लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत लेट चित्रकारी करते हैं। ये बाल्यावस्था से कोई चित्रण कार्य सीखा नहीं था इन्होंने। ये बहुत लेट चित्रकारी करना शुरू करते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिख दिया है चित्रकार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी प्रसिद्धि किस किस रूप में रही है। तो ये कवि थे, उपन्यासकार थे, संगीतकार थे, अभिनेता थे और चित्रकार भी थे। अब देखते हैं इनकी कला शैली के बारे में। इनकी कला शैली को 3 चरणों में बांट कर हम देखते हैं। इनकी कला शैली को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण जो था उसमें काली स्याही से बाल सुलभ चित्रों का निर्माण ये करते थे। पहले चरण में काली स्याही का प्रयोग करके बाल सुलभ चित्रों का निर्माण करते थे। द्वितीय चरण में नीली पृष्ठभूमि पर आकृतियों का सृजन करते थे। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ की पृष्ठभूमि जो है नीली रहती थी द्वितीय चरण की। उसके बाद उसके ऊपर आकृति का सृजन करते थे। पृष्ठभूमि पहले नीले रंग से ही बना लेते थे, उसके बाद चित्र का निर्माण करते थे। और तृतीय चरण में काली स्याही से नाटकीय चित्रों का निर्माण ये करते थे। नाटकीय चित्रों का निर्माण काली स्याही से करते थे। ये इनकी 3 कला शैली है। कला शैली के 3 चरण हैं। पहला क्या है, काली स्याही से बाल सुलभ चित्रों का निर्माण करते थे। दूसरा है नीली पृष्ठभूमि पर आकृतियों का सृजन करते थे। तृतीय चरण में काली स्याही से नाटकीय चित्रों का निर्माण करते थे। अब आगे देखते हैं इनको जो है इनको भारत का प्रथम आधुनिक रचनात्मक चित्रकार माना जाता है। इनको भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार माना जाता है। भारत के प्रथम आधुनिक रचनात्मक चित्रकार थे ये।
और इनको आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो, राजा रवि वर्मा वाली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया है, अगर पूछा जाए आधुनिक भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है, तो वो राजा रवि वर्मा थे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दोनों में अंतर देखिए क्या है। वहाँ पर है भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास का पितामह राजा रवि वर्मा थे, और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। दोनों एक साथ लिख लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। इन्होंने चित्रकारी 67 वर्ष की आयु में प्रारंभ की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 67 वर्ष की अवस्था में चित्रकारी प्रारंभ किया। 67 वर्ष की आयु में इन्होंने चित्रकारी प्रारंभ किया। इन्हें समन्वयवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता था। इन्हें समन्वयवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पहले से चित्रकला की परंपरा आ रही थी, उसको इन्होंने दरकिनार करके अपना खुद का एक नया तरीका विकसित किया। इसीलिए इन्हें समन्वयवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है समन्वयवादी चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनकी कला को देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। इनकी कला को पागल कला, अचेतन कला, अति यथार्थवादी कला कहकर संबोधित किया जाता है। इनकी कला को पागल कला, अचेतन कला या अति यथार्थवादी कहकर संबोधित किया जाता है। पागल कला, अचेतन कला या अति यथार्थवादी कला कहकर इनकी कला को संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं इनकी उपलब्धियां किस किस क्षेत्र में रही हैं। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके लिए इनको लंदन बुलाया जाता है। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है, और ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। एशिया में, यानी कि पहली बार साहित्य का नोबेल किसको मिला था। अगर आपके एग्जाम में ऐसे ही घुमा के पूछ लिया, एशिया में सर्वप्रथम साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनकी दूसरी उपलब्धि थी 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि इनको दी जाती है। नाइटहुड की उपाधि इनको दी जाती है, जिसे 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण वापस कर दिया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1915 ईस्वी में इनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, जबकि 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उससे नाराज ब्रिटिश सरकार द्वारा उचित कदम नहीं, दोषियों के खिलाफ उचित कदम नहीं उठाए जाने के कारण उससे नाराज होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। 1919 ईस्वी में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय इन्होंने इसको वापस कर दिया था ब्रिटिश सरकार को। और इसी वर्ष कला भवन की स्थापना विश्व भारती के रूप में इन्होंने की, शांति निकेतन में। इसी वर्ष कला भवन की स्थापना विश्व भारती के रूप में इन्होंने शांति निकेतन में की। किस वर्ष, 1919 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में ये जो कला भवन इन्होंने शांति निकेतन में बनाया रहता है, 1921 ईस्वी में वो विश्वविद्यालय विश्व भारती के नाम से जाना जाने लगता है। और इस कला भवन का प्रथम अधीक्षक किसे चुना गया था, नंदलाल बोस को। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको। 1919 ईस्वी में कला भवन की स्थापना करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, और वही कला भवन 1921 ईस्वी में विश्वविद्यालय विश्व भारती के नाम से जाना जाने लगता है। इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल में आयोजित की गई थी। इनकी प्रदर्शनी के बारे में देखते हैं, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी, 1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल में। अगर देखा जाए तो इनकी पहली प्रदर्शनी विदेश में आयोजित हुई,
1930 ईस्वी में पेरिस के पिगाल में। दूसरी प्रदर्शनी इनकी 1931 ईस्वी मुंबई में लगाई गई। तीसरी 1932 ईस्वी में कोलकाता में। चौथी जो है 1933 ईस्वी दिल्ली में लगाई गई। लेकिन इनके चित्रों की ज़्यादा तारीफ इनको विदेशों में ही मिली। जब ये अपनी प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी पेरिस में लगाते हैं, वहाँ इनको इनके चित्रों के लिए ज़्यादा तारीफ मिलती है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में तभी से फेमस होते हैं 1930 ईस्वी से, जब इनकी पहली प्रदर्शनी पेरिस के पिगाल में आयोजित की जाती है। उसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कथन। देखिए, महत्वपूर्ण कथन में जो है सबसे पहले ये देखेंगे इन्होंने खुद क्या कहा कला के बारे में। इन्होंने कहा कि मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था। प्रभात का मतलब सुबह होती है। मेरे जीवन का प्रभात गीतों भरा था, अब शाम भी रंगीन हो जाए। यानी कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे जीवन का प्रभात जो सुबह है वो गीतों भरी है, अब शाम भी रंगीन हो जाए। ये देखिए स्टार बना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। दूसरा क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि कला में रंग एवं रेखाओं के अलावा ध्वनि एवं लय की भी आवश्यकता होती है। कला में रंग एवं रेखाओं के अलावा ध्वनि एवं लय की भी आवश्यकता होती है, जिससे कलाकार अपनी कल्पना और संवेदना का समग्र विकास करता है। इसको आप लोग देखिए, इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अब आगे देखते हैं इनके बारे में अन्य किसी ने क्या कहा है। तो इनकी कला को सौम्य कला कहा है। किसने? इनकी कला को सौम्य कला विक्टोरियो ओकाम्पो ने कहा है। विक्टोरियो ओकाम्पो जो कि अर्जेंटीना के थे। इनकी कला को सौम्य कला विक्टोरियो ओकाम्पो ने कहा है, जो कि अर्जेंटीना के थे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। बच्चों जैसी कला, इनकी कला को बच्चों जैसी कला किसने कहा है? तो हो सकता है आपके ऑप्शन में मुल्क राज कभी मिल जाए, कभी कभी आनंद स्वामी। तो इनके कला को बच्चों जैसी कला मुल्क राज व आनंद स्वामी दोनों ने कहा है। अब आगे देखते हैं कलाविद इनके चित्रों को क्या कहते हैं? अनंत विस्तृत जगत में मौन का बिंदु मात्र मानते हैं। कलाविद जो है, प्रसिद्ध कलाविद हैं, जो फेमस कलाकार हैं, वो जो है इनके चित्रों को अनंत विस्तृत जगत में मौन का बिंदु मात्र मानते हैं। अनंत विस्तृत जगत में मौन का बिंदु मात्र मानते हैं इनके चित्रों को। अब देखते हैं इनकी कला शैली कैसी थी। इनकी कला शैली आधुनिक विमूर्ति शैली मानी जाती है। इनकी कला शैली को आधुनिक विमूर्ति कला शैली मानी जाती है। आधुनिक विमूर्ति कला शैली। इनकी कला पर किसका किसका प्रभाव पड़ा? तो पाल क्ली का इनकी कला पर प्रभाव पड़ा और पिकासो का। पाल क्ली और पिकासो का इनकी कला पर प्रभाव पड़ा। अब इनके प्रमुख चित्रों के बारे में देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से थे? तो इनका प्रमुख चित्र जो है पक्षी नामक एक इनका बहुत फेमस चित्र था, पक्षी। दूसरा है मशीन गन। पहला पक्षी हो गया, दूसरा मशीन मैन लिखा हुआ है, मशीन मैन। तीसरा है कंदन करता हुआ ऊँट। सफ़ेद धागे। कूदता हुआ हिरण। थके हुए यात्री। प्राचीन कानाफूसी। माँ व बच्चा। आप लोग राजा रवि वर्मा के बारे में भी पढ़े हैं, उनका भी एक चित्र था, माँ व बच्चा। कई बार कई चित्रकारों के चित्रों के नाम सेम रहते हैं, तो इसका एक ही समाधान है, जब आपके ऑप्शन में जिसका नाम रहेगा उसी को आप लोग टिक कर दीजिएगा। जैसे कि माँ व बच्चा का चित्र जो है राजा रवि वर्मा के चित्रों में भी हमने पढ़ा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी माँ व बच्चा को साथ में बनाया था। तो आपके ऑप्शन में जिनका नाम रहेगा वही आप लोग आंसर करेंगे। अगला है युगल। युगल का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि आप
नहीं, दंपत्ति नहीं कह सकते, दंपत्ति तो पति पत्नी ही होंगे, युगल कोई भी हो सकता, कोई भी जोड़ा हो सकता है। अगला है पीला आकाश। फिर है, देखिए यहाँ पर हमने जो जीव जंतु थे, जीव जंतु से संबंधित चित्र इनके थे, एक ही जगह लिख दिया है। जैसे कि कठफोड़वा, जलहंस, 3 मछलियाँ। अगला चित्र है इनका रजनीगंधा। एक बार इनके चित्रों को फिर से देख लेते हैं। पहला है पक्षी, मशीन मैन, कनरन करता ऊँट, सफ़ेद धागे, कूदता हुआ हिरण, थके हुए यात्री, प्राचीन कानाफूसी, माँ व बच्चा, युगल, पीला आकाश, कठफोड़वा, जलहंस, 3 मछलियाँ, रजनीगंधा। अब इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने नीचे लिखे हैं, जो कि आप कह सकते हैं बीच में लिखना छूट गया है, तो लास्ट में इसको लिख दिया मैंने। देखिए, पहला नोट है, ये उच्च कोटि के कैलीग्राफर भी थे और 1926 ईस्वी में इन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबोकर चित्रण शुरू किया। देखिए, 1926 ईस्वी में कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को ये स्याही में डुबोकर चित्र बनाते थे। कपड़ा का टुकड़ा या अपनी उंगली को कि स्याही में डुबोकर चित्र बनाते थे और ये उच्च कोटि के कैलीग्राफर भी थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।